हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज मैं आपका टॉपिक आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था जिसका नाम था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़े। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वाटर ऑगमेंटेशन से। वाटर ऑगमेंटेशन करने का मतलब होता है, ऑगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं? ऑगमेंटेशन का मतलब होता है इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज में इंक्रीज लाना या उसे बढ़ाना, उसे ऑगमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, वाटर ऑगमेंटेशन जैसे मतलब इसका ये हुआ कि वाटर की क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाए, रिसोर्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, समझे। अब इसके दो तरीके होते हैं। दो तरीके ये होते हैं, सबसे पहला होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक। दूसरा वाटर मैनेजमेंट, ठीक। इसको वाटर शेड मैनेजमेंट भी बोला जाता है, ठीक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी को वेस्ट नहीं किया जाता। जैसे ही बारिश होती है ड्रिप सिस्टम्स लगाए जाते हैं घर के बाहर, रूफ टॉप्स। ऐसा हमारा घर है, ठीक। बारिश हुई, यहां पर उन्होंने पाइप्स लगाई, अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया, इधर एक टैंक बनाया, सर्विस टैंक, इसके अंदर पानी फिल हुआ। इसके इंटरकनेक्शन में एक और एक कंटेनर लगाया गया जिससे उसके अंदर पानी रिफिल करता चला गया। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कभी हमारे घर में पानी नहीं आता या कुछ होता है तो इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। अगर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी जाती तो यहां पर ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, पानी वेस्ट चला जाता हमारा, सारा का सारा पानी नीचे सॉइल में मिक्स हो जाता और वो वेस्ट चला जाता, वो हमारे यूज में कभी आता ही नहीं। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीड अराइज हुई, ठीक। वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक प्लेन है या एक जगह है, ये पहाड़ है, इसे नदी जा रही है, ठीक, नदी जा रही है, यहां पे राम खड़ा है, वो कह रहा है बारिश हो रही है, लेकिन पानी क्यों नहीं भर रहा? पानी तो जा ही नहीं रहा अंदर, ओवरफ्लोइंग फ्लड्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे फ्लड्स? क्योंकि जैसे ही हमने पहाड़ बना दिए आर्टिफिशियल, उनको फॉर्म करके पानी यहीं रुक गया, पानी वेस्ट नहीं हुआ, सॉइल ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, उससे ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी, ये ग्राउंड वाटर समझ लो, ग्राउंड वाटर। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मुझे माफ कर देना प्लीज, लेकिन मेरा मतलब ये है कि ये है ग्राउंड वाटर। यहां पानी, ऊपर से बारिश हो रही है, ये बादल है, बारिश हो रही है, बारिश हुई, इन माउंटेन्स ने, ये छोटे छोटे इनको बोल दो, इन सर्कल्स ने रोक लिया और ग्राउंड में पानी सेव हो रहा है और फिल्टर भी हो रहा है, क्योंकि सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के अंदर रॉक्स वगैरह, पेबल्स, सब कुछ होता है, उससे पानी प्योरीफाई होता होता ग्राउंड वाटर में सेव हो जाता है, उसको हम आगे यूज कर सकते हैं। इसको वाटर शेड मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्रॉपिंग पैटर्न्स। ये हमारा नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉप्स किस किस तरह से उगाए जाते हैं उसे क्रॉपिंग पैटर्न्स बोला जाता है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 2050 तक 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी, सिर्फ अकेली इंडिया की पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की बोलूं तो वो तो कहीं और ट्रिलियंस में है, वो उसकी बात नहीं कर रही मैं। इंडिया की ही पॉपुलेशन 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी। उनको हम कंजम्पशन कैसे कराएंगे, उनको हम खाना कैसे पहुंचाएं? खाना तो उतना ही रहेगा, जगह उतनी ही है, कल्टीवेशन भी हम उतनी ही जगह में कर सकते हैं और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। उनको खाना हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? कैसे हम अपने क्रॉप्स उगाएं और प्रोडक्शन इंक्रीज करें, यील्ड को इंक्रीज करें, ताकि हम उनको भरपेट खाना दे पाए, ठीक है। इसके अंदर 3 टाइप्स के क्रॉपिंग सिस्टम्स आते हैं। पहला मिक्स्ड, दूसरा इंटरक्रॉपिंग, तीसरा क्रॉप रोटेशन। अब मैं स्टार्ट करती हूं समझाना कि क्रॉप मिक्सिंग या
अच्छे अच्छे से नाम मैं बोलूं तो अच्छा नाम है इसका मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मैं खेत बना के दिखाती हूँ। ये खेत है, ठीक है, ये राम का ही खेत है। इसने मुझे कहा कि मैं वीट की प्रोडक्शन करता हूँ, लेकिन वीट की प्रोडक्शन करता हूँ, गवर्नमेंट को मैं वीट बेचता हूँ, सप्लाई करता हूँ, लेकिन मेरा घर नहीं चल पाता, उसमें मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाते। तो गवर्नमेंट ने उसको एक सुझाव दिया। गवर्नमेंट ने उसको ये बोला कि आप तो लगा लो, 2 से ज्यादा बना लो, 2 से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर लो आप लैंड के अंदर, सिर्फ वीट मत ग्रो करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं आज से वीट मेज मिक्स करके लगाऊंगा। इसी को मिक्स क्रॉपिंग बोला जाता है। ऐसे ही कई तरीके के, बार्ले भी वो उगा लेता था, उसने कॉटन भी उगा ली, उसने ऐसी ऐसी करके चीजें अपने मिक्स करके अपने फील्ड पर लगा ली और उसके घर में बहुत पैसों की बारिश हुई। थैंक यू गवर्नमेंट, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, अब मैं नई गाड़ी खरीद पाऊंगा। चलिए मिक्स क्रॉपिंग अच्छे से बताऊं। कल्टीवेशन of 2 or more crops on a field of land, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? रिस्क मिनिमाइज हो जाता है भाई। रिस्क कैसे मिनिमाइज हो रहा है? क्या पता वीट खराब हो जाए, वीट में कीड़े लग जाए, क्या पता मेज में कीड़े ना लगे। अगर उसके पास मिक्स क्रॉपिंग उसने नहीं करी होती तो उसका पूरा का पूरा खेत खराब हो जाता, उस पर कीड़े लग जाते, उसको पूरा का पूरा नुकसान हो जाता, उसका तो घर ही बर्बाद हो जाता। इसीलिए इसके अंदर रिस्क की मिनिमाइजेशन बहुत कम हो जाती है, ठीक, उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है वेदर के कारण, वो भी इसका कम हो जाता है। क्या पता कॉटन को ठंडी ठंडी हवाओं की जरूरत हो और वीट ना उसे ले पाए, फिर क्या करेगा वो? फिर तो कुछ कर नहीं सकता, वीट खराब हो जाएगा, कॉटन रह जाएगा। इस बात से ये सेफ्टी दे देता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक, इस बात से सेफ्टी रहती है। इससे कोई टेंशन नहीं है, कोई भी वेदर हो, कोई भी कंडीशन हो, इसे इतना लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉप कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं जरा कि कौन से क्रॉप्स कैसे कैसे उगाए जाते हैं, मतलब कैसे कैसे मिक्स करे जाते हैं, ठीक। वीट प्लस मेज, वीट और मेज एक साथ उगाए जाते हैं, ठीक। दूसरा बार्ले प्लस चिकपी, ठीक। और कॉटन प्लस मूंग बीन, और एक और ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर, ये सब मिक्स करके उगाए जाते हैं। इन सब की कल्टीवेशन साथ में कर देते हैं ये लोग, उससे इनका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है और उनको प्रॉफिट भी अच्छा होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज भी यही रहता है, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज में यही सिमिलैरिटी है। इसको आप ऐसे देख लो, वही सेम रहता है, रिस्क कम हो जाता है। एडवांटेज अगर कोई पूछ ले तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि रिस्क कम हो जाता है, और दूसरा क्रॉप फेलियर का रिस्क भी कम हो जाता है वेदर कंडीशन की वजह से। कोई ना कोई प्लांट तो बचेगा ना भैया, ऐसा तो है नहीं कि पूरा सारा का सारा खेत ही जल जाएगा। ऐसा कोई, मैं ऐसे कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाए, कि कभी आग लग जाए खेत में, ऐसा कुछ हो जाए, मैं उस चीज की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वेदर कंडीशन की खराब होने की, उससे खराब होने की, और या रिस्क, या कीड़े लग जाए, या उस वजह से कुछ हो जाए, ठीक है। कीड़े लग जाए, वायरस हो जाए, फंगी लग जाए, बैक्टीरिया लग जाए प्लांट को, इस तरह के फेलियर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग, नंबर 2, दूसरे टाइप की
क्रॉप पैटर्न, किस तरह से क्रॉप्स उगाए जाते हैं इंटरक्रॉपिंग के अंदर। ये रहा राम का खेत, एक और राम के पास खेत है, वो हमसे झूठ बोल रहा था मेरे पास एक ही खेत है, उसके पास एक और है, ठीक, कह रहा उसका झूठ पकड़ा गया, अब कह रहा है मेरे को तो बताने नहीं था, अब तो बता दिया उसने। इंटरक्रॉपिंग में क्या किया जाता है, ये एक रो बना दी वीट की, फिर एक रो बना दी मेज की, फिर एक रो बना दे वीट की, और फिर एक रो बना दी मेज की। अब इसके अंदर मन करेगा तो इसमें बारले भी उगा देंगे, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, ये मिक्स क्रॉपिंग के जैसा, लेकिन इसके अंदर ये हो जाता है, इसके अंदर डेफिनेट पैटर्न रहता है, डेफिनेट पैटर्न में लगाए जाते हैं। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर तो जैसे मर्जी लगा दो, उसके साथ कुछ भी लगा दो, यहाँ वीट लगा दिया, मेज लगा दी, फिर आगे कुछ और बारले लगा दिया। इसमें ऐसा नहीं होता, एक रो वीट की, एक रो मेज की, एक रो बारले की, ऐसे चलता है इसमें, ठीक है। चलिए, इसको अच्छे अच्छे वर्ड्स में ऐसे बोला जाता है, इसको ऐसे बोलते हैं कि ये है एडवांस्ड वर्जन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। भाई एडवांस तो बोलेंगे ही ना, उसमें तो जैसे मर्जी लगा देते हो, इसमें तुम डेफिनेट पैटर्न यूज करते हो, इसलिए उसको एडवांस बोलते हैं। कुछ नई चीज सोच ली तो उसको एडवांस बोल दिया, ठीक है। डेफिनेट पैटर्न से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक। इसके एडवांटेजेस वही रहती है जो मिक्स्ड क्रॉपिंग में रहती है, कि रिस्क का मिनिमाइजेशन हो जाता है और फेलियर का भी मिनिमाइजेशन हो जाता है वेदर कंडीशंस का। इस वजह से सबका फेलियर का रिस्क बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताती हूं क्रॉप्स क्या क्या उगाई जाती हैं। एक साल की बात कर रही हूं, एक साल में कैसे कैसे उगाई जाती हैं, ठीक है। इन 1 ईयर पैटर्न में कैसा कैसा होता है। सोयाबीन के साथ मेज को उगाया जाता है 6 महीने, ठीक। फिर बाजरा के साथ लोबिया उगा दिया जाता है। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूं, ऐसे और भी कई सारे पैटर्न्स हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे करके ये उगा देते हैं, ठीक है। 6 महीने इनकी क्रॉपिंग करी, फिर 6 महीने इनकी क्रॉपिंग करी। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे सिस्टम में मैं आ रही हूं, तीसरा नंबर, क्रॉप रोटेशन। बहुत ही बढ़िया तरीका होता है ये। क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है, पहले आपने वीट उगाई 6 महीने, अब मैं अच्छे से आपको बताती हूं। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स on a field of land in a pre-planned succession, ठीक। अब उन्होंने ऐसे करा, साल के वही, इसका भी सेम रहता है। क्रॉप इंटरक्रॉपिंग के अंदर साथ साथ में उगा देते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन में ये लोग क्या करते हैं, वीट, ठीक है, और राइस, 6 महीने वीट और राइस उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लोग सीजन चेंज करते हैं। सीजन याद है, खारिफ और रबी क्रॉप्स कराया था मैंने कुछ क्लासेस पहले, उसी सीजन्स को ये ध्यान में रख के 6 महीने इसके अंदर ये डिफरेंस आ जाता है कि इसमें सीजन्स का ध्यान रखा जाता है। सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स उगाए जाते हैं इसके अंदर। क्रॉप रोटेशन में एक एक करके अलग अलग क्रॉप उगाया जाता है। अभी वीट राइस है, अगले मेज बारले लगा देंगे ये, ठीक। क्रॉप रोटेशन में ये किया जाता है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूं, एमपी, हमारी कंट्री में एमपी है, मध्य प्रदेश, इसको सोयल रीजन भी बोला जाता है। सोयल रीजन क्यों, सोयल रीजन क्यों बोला जाता है,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोया इन द कंट्री, ये होता है हमारा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोया ग्रो करता है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं मैं, मतलब पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या क्या होता है, एडवांटेजेस की देखें जरा। हाई यील्ड, ज्यादा क्रॉप ग्रो होते हैं भैया। हाई यील्ड, बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो कर पाते हैं हम इससे। एक साल में 4 तरीके के, 6 तरीके के, कितने भी क्रॉप्स हम ग्रो कर लेते हैं इससे। ठीक है, सीजन्स के वाइज, ये नहीं कि कुछ भी कभी भी उगा दिया, नहीं ग्रो कर पाते क्रॉप्स। क्रॉप्स को अपनी एक वेदर कंडीशन की जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और इससे एक और बात निकल के आती है कि फर्टिलिटी लैंड की इज मेंटेन्ड बेटा। ओके, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है केमिकल्स कम से कम यूज किए जाते हैं इसके अंदर, और फर्टिलिटी और लैंड की मेंटेन रहती है। लैंड खराब नहीं हो पाती, क्योंकि जिस क्रॉप को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो उतना ले लेता है, फिर दूसरे क्रॉप को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो ले लेता है उतना। ऐसे कभी भी डेफिशिएंसी नहीं आ पाती न्यूट्रिएंट में। ठीक है, कभी भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते। एक प्लांट कुछ और न्यूट्रिएंट्स लेता है, दूसरा प्लांट कुछ और न्यूट्रिएंट्स लेता है। हर प्लांट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है ना। चलिए, सॉइल, इसको अच्छे से लिख लें, सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड। ओके, अच्छे से देख लें जरा, हम क्रॉप्स को चुनते कैसे हैं, हम क्रॉप्स को चुनते कैसे हैं। एनवायरमेंट कंडीशंस देखी जाती हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द एनवायरमेंट कंडीशंस देखी जाती है, और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या लेगा वो देखा जाता है। उस हिसाब से क्रॉप्स को चूज किया जाता है कि इन क्या या हम मिक्स क्रॉपिंग करें उसके साथ, या हम इंटर क्रॉपिंग करें उसके साथ, या हम उसके साथ क्रॉप रोटेशन करें। इन तीनों चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एनवायरमेंट कंडीशन देख लें हम, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, तभी तो वो ग्रो करेगा बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी कि एडवांटेजेस ये रहते हैं कि रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। रिस्क कम हो जाता है किस चीज से, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं, वायरस लग जाते हैं, फंगाई लग जाता है, प्लांट हमारा खराब हो जाता है। इसी वजह से क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करी जाती है, क्रॉप को बचाने की कोशिश करी जाती है। अब देखते हैं कैसे क्रॉप को बचाने की कोशिश करी जाती है, कैसे कैसे, क्या क्या कीड़े या क्या क्या वीड्स उसको हार्म करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सक इन कर लेते हैं, और प्लांट को, हमारे अपने प्लांट को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाता, बेचारा मर जाता है। ये सारे वीड्स, इंसेक्ट्स इसको खोखला कर देते हैं और बेचारा प्लांट मर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स and other harming factors is called crop protection management। ठीक है, वैसे तो उसको क्रॉप प्रोटेक्शन बोलते हैं, मैनेजमेंट हम आगे पढ़ेंगे है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना क्रॉप को तो प्रोटेक्शन ही हो गया ना, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे अब वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ अच्छे से। ठीक है बेटा, मेथड्स क्या क्या रहते हैं इसके। ठीक है, मेथड्स क्या क्या रहते हैं, मेथड्स कैसे कैसे
हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। ठीक, पेस्ट कंट्रोल कर देते हैं। पेस्ट कंट्रोल आते जाते कभी देखा है स्कूल से या कभी रास्ते में गुजरते हुए दीवारों पे स्टिकर्स चिपके होते हैं, पेस्ट कंट्रोल करवाएं, पेस्ट कंट्रोल करवाएं, हम आपके यहाँ छिड़काव करके जाएंगे, डायल कीजिए नो 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 जो भी एक्स 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 एक्स। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल, इसको पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं। आपके घर में दवाई छिड़कते जाते हैं वो, और आपके घर में जितने भी बेड के अंदर दीमक लग गई है या जो भी है, लाइसिस की प्रॉब्लम है, वो सब कुछ वो ठीक कर देते हैं, दवाई डाल देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स मार देते हैं ऐसे। ठीक है, पेस्ट का बता दिया मैंने। और फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एक और मेथड है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके रखना, संभाल के रखना, उसको एक जगह रख देना। स्टोरेज, स्टोर कर लो जी, मतलब ये लो मेरा सामान आप अपने पास रख लो, कलेक्ट करके रख लो और संभाल लो, उसको एक जगह पे रख दो बंद करके। ग्रेन्स को एक जगह पे स्टोर करके रखने से ये क्रॉप्स खराब नहीं होते, इसके अंदर कीड़े वगैरह या क्लाइमेट से खराब नहीं होते। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह इनको नहीं लग पाता, मॉइस्चर से ये खराब नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा जब लग जाता है ना बेटा, मॉइस्चर लगने की वजह से इसके अंदर फंगाई आ जाता है। फंगाई आते ही खत्म क्रॉप, क्रॉप नहीं बच पाता फिर। ठीक, पेस्ट, पेस्ट की डेफिनेशन, इट इज एनी डिस्ट्रक्टिव organism which can destroy or harm crops or products obtained from them। ठीक, अब देखते टाइप्स कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे क्रॉप्स को खराब करती हैं। सबसे पहला आता है वीड। वीड्स हमने उगाया वीट, साथ में उगा लिया मेज, उसके साथ कुछ और भी पौधे उग गए। भाई हमें तोड़ना चाहिए थे, वो उग गए। जैसे ही वो बड़े होने लगे हमारा तो वीट खराब होने लगा, हमारा मेज भी खराब होने लगा। मेज भी खराब वो तो कम हुआ था, वीट पहले ज्यादा खराब हो गया। ये देखो यहाँ उगाई थी वीट और मेज, यहाँ पे कुछ ये वीड्स उग गई, ये उग गई। सारा जो न्यूट्रिशन था, सारा का सारा न्यूट्रिशन वीड्स ने ले लिया। वो अपनी ग्रोथ करी जा रही है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, सारा छीन लिया उनसे। ठीक है, ये काम है वीड्स का। अब मैं बोलूं इसे अपने वर्ड्स में लिखो तो कैसे लिखोगे? भाई हमें चाहिए ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं है अपनी ये फील्ड पे, तो हम बोलेंगे अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स, एग्जाम्पल ज़ैंथियम। ठीक, ज़ैंथियम इसका एग्जाम्पल है। बथुआ भी होता है, बथुआ इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे ये कहीं भी उग जाते हैं। वीड का एक और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वीड्स कहीं भी उग जाते हैं, हमारे घर में भी उग जाते हैं। हम एक पॉट में रोजेस वगैरह कुछ लगाते हैं, वहां पर भी वो उग जाते हैं, कहीं भी उग सकते हैं। इनको बस अपना कहीं भी हल्के से सीड्स की भी जरूरत नहीं होती, ये अपनी ग्रोथ कहीं भी कर लेते हैं। ठीक, हल्के से पत्ते से भी ये उग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी चीज इंसेक्ट्स ये कैसे हार्म कर रहे हैं? इंसेक्ट्स कीड़े, भैया पता है ना, कीड़े होते हैं ना इंसेक्ट्स। ठीक है, हार्म बाय रूट को काट देते हैं, कट रूट, स्टेम भी काट देते, खा जाते हैं हम, और लीफ। मैंने अपने घर में पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, आपने भी किया होगा। मटर का प्लांट लगा हुआ था, ठीक है, वो लगा हुआ, उसके अंदर लग गया कैटरपिलर। कैटरपिलर ने क्या किया, उसके पत्ते भी खा जाता था और उसको मटर के अंदर भी घुस जाता था। और मटर को मैं काट खोल के देखती थी ऐसे, मटर के अंदर तो कुछ होता नहीं था, सिर्फ कैटरपिलर होता था। ठीक है, ये सब कुछ खा लेते हैं, ये स्टेम, लीफ कुछ भी खा लेते हैं ये। ठीक है, इनको बस अपनी ग्रोथ करनी होती है। फिर सक
the cell sap from various parts of a plant. ठीक, सब कर लेते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स, कहीं से भी सब कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। तीसरी चीज देखें, पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस कॉजिंग डिजीजेस। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस लग जाते हैं प्लांट में, जो कि प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये प्लांट को ग्रो होने ही नहीं देते हैं। प्लांट के ऊपर ये हमारा प्लांट लगा, ठीक है, यहां पर फंगाई लग जाती है। ठीक, इसके ऊपर व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है और वो इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है और ये डिकम्पोज करने लगता है। ठीक है, प्लांट ग्रो ही नहीं हो पाता, फैलते फैलते वो नीचे सॉइल तक पहुंच जाता है और वो रूट तक आ जाता है। ठीक है, इनको पैथोजेंस बोलते हैं। और ये आते कैसे हैं? इनका सोर्स क्या है? अब ये कहीं से भी आ जाते हैं। सोर्सेस एयर, वाटर और सॉइल, कहीं से भी आ जाते हैं। एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। वाटर हम जो डालते हैं, क्या पता वाटर के अंदर कोई डिजीज हो, कोई वायरस हो वाटर के अंदर, उससे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। और तीसरा सॉइल होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उससे बैक्टीरिया और वायरसेस अपने आप पनपना शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।